मान्यवर वीएल मातंग साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, आपसे निवेदन करता हूं कि आए और आज के इस गोरखपुर मंडली महारैली का अध्यक्षी संबोधन करें। बोल 85। साथियों, समय ज्यादा हो गया है और आप लोग जाने के बारे में सोचते होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। जो जरूरी बातें हैं वही बातें आपको समझाना जरूरी है। साथियों, मैं गांव देहात का आदमी हूं, मुझे मालूम है। चुनाव आते हैं, हमारे लोग सोचते हैं कि भैया कोई भी सरकार बना ले, हमें तो कमा कर ही खाना है, रोजी रोटी हमें तो कमा कर ही खाना है, हमें कौन सा सरकारें देने वाली है। काम करेंगे तो हमें मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इन मीटिंगों से तो केवल नेताओं का फायदा होगा, तो हमारा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह की मानसिकता गांव देहात के लोगों में है कि इन सभाओं से, इन मीटिंगों से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। केवल नेता अपनी बोली बोलते हैं, नेता हमारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं और अपना ही सारा का सारा तामझाम करते हैं, अपनी कोठियां बनाते हैं, अपने धनदौलत बनाते हैं और प्रजा का यही हाल होता है। ऐसा लोग सोच रहे हैं और बात भी सच है। ये चुनाव का माहौल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 70 साल में चुनाव पहली बार नहीं आने वाला है, कई बार आया है। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी महानगर पालिका के चुनाव और कभी जिला पंचायतों के चुनाव आए। हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि हमारी समस्याएं कम हो जाएगी, और समस्याओं के आधार पर हमारे वोट लिए जाते हैं कि आपकी ये समस्या है, वो समस्या है, हमें वोट दो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम वोट देते गए, हम वोट देते गए, समस्या बढ़ती गई, कम नहीं हुई। और इतनी समस्या बढ़ गई है, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी हमारी, वो समस्या पैदा हो गई है। गुलाम भारत में इस देश में आतंकवाद नहीं था, गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, गुलाम भारत में महिला पर बलात्कार नहीं होता था सामूहिक, गुलाम भारत में भुखमरी नहीं थी, गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या पैदा हो गई। जिन मनुवादियों ने हजारों साल पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, स्कूलों के दरवाजे बंद किए और भारत में अंग्रेज आने के बाद 1813 में सबको पढ़ने का अधिकार का लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम शुरू किया कि सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार अंग्रेजों ने दिया। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पढ़ पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड पीढ़ी के थे और अगर नहीं दिया होता तो ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते और हमारा नंबर भी नहीं आता था, हमारा नंबर तक नहीं आता था। जिन्होंने हजारों साल आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, वर्तमान में वो नए तरीके बनाकर आपके बच्चों के अधिकार, एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित करने के कार्यक्रम चला रखा है। आज की तारीख में अगर डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, बच्चे को डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, इंजीनियर बनाना हो 40 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, क्या आपके पास आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया है क्या?
क्या आपके बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख रुपया है क्या? ये बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। ये और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। सरकारों ने ये कानून बनाया, एकदम एजुकेशन इनका खत्म कर दो, अपने आप इनको सही और गलत का फैसला करना खत्म हो जाएगा। अधिकार होगा ही नहीं, कहां से मांगे? पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अधिकार कहां से मांगेगा? सरकारी स्कूलों में खीर खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, बच्चों की परीक्षा मतलब पास कर दो। मैं गांव देहात का आदमी हूं, दोबारा बता रहा हूं। 40-50 साल पहले बच्चा अगर नापास होता था, फेल होता था, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया, क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। और मास्टर से झगड़ा करते थे कि मास्टर जी 2 साल से हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, किस तरह पढ़ाई कराते हो आप? और चलो बच्चा कमजोर है तो इसको ट्यूशन लगाओ। अब क्या हो गया मालूम है? बगैर परीक्षा के बच्चा पास होता है, मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश। मेरा बच्चा इतना होशियार है, कभी फेल नहीं होता। और भी आगे जाकर फेल हो जाता है तो हमारे गांव देहात के लोग कहते, बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी, तू काम पे लग जा। आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का सरकार एक कानून बना रही है। सरकार एक कानून बना रही है। अंग्रेजों ने अपने समय पढ़ाई लिखाई के ऊपर देश का 27% बजट रखा था, वर्तमान सरकार 3% बजट रखती है। अंग्रेजों से 9 गुना बदमाश लोग हैं। अंग्रेज 27% बजट रखते थे और ये 3%। क्या हमारे पास सरकार के पास पैसा नहीं है? आपका एजुकेशन खत्म हो गया, और जब एजुकेशन खत्म हो गया तो आरक्षण भी खत्म हो गया, नौकरियां नहीं है, सारी सरकारी संस्थाओं को कंपनियों को दे दिया। तो कंपनी में तो आपके बच्चों के लिए आया नहीं आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर ने कंपनी वालों को तो दिया नहीं, कंपनी में रखा नहीं है। मालिक की मर्जी है आपके बच्चे को ले या न ले। आपका आरक्षण खत्म हो गया, आपका रोजगार खत्म हो गया, आपकी जमीनें खत्म हो गई। एसीजेड के नाम पर टाटा बिरला अंबानी को 1 रुपया मीटर में जमीन दे रहे, आपको वो भी मिलने वाला नहीं है। आपका आखिरी हथियार था, वोट का अधिकार था, वो भी छीन लिया मशीनों से। इस देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, वर्तमान में खत्म कर दिया। मनुस्मृति में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो आपका आरक्षण, रोजगार, जमीनें छीन रहे, संपत्ति खत्म कर रहे। मनुस्मृति में शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, तो आज वोट शस्त्र का काम कर रहा है। किसको हरवाना, किसको जितवाना वोट के द्वारा तय होता है। तो वोट भी अभी मशीनों के द्वारा चोरी हो रहा है क्या? अभी आपके पास है क्या? अब आपके लिए बचा क्या है? आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप भ्रम में जी रहे हो कि चुनाव आएगा और हमारे समाज का कुछ विकास हो जाएगा। आपका सत्यानाश की सारी योजनाएं सरकारों ने बना रखी है। सरकारों ने सारी योजनाएं बना रखी है सत्यानाश की, और भयानक समस्याएं बना रखी है। इस देश में SC ST को 1950 में आरक्षण मिल गया, और पिछड़े वर्ग को, बैकवर्ड क्लास को 42 साल इंतजार करना पड़ा, 92 तक। अनुसूचित जाति को 50 में मिल गया, 1950 में आरक्षण मिल गया, और पिछड़े वर्ग को 42 साल इंतजार करना पड़ा। 42 साल इंतजार करना पड़ा, और सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 42 घंटे भी नहीं लगा। 42 घंटे भी उनको नहीं लगा, और 25 साल में वंडर पर अमल नहीं हुआ, और 1 महीने में उनका अमल हो गया। सरकारें उनके नियंत्रण में, आपके नियंत्रण में नहीं है। आप तो केवल सरकार को बनाते हो, चलाने वाले वो है, और वो आपके विरोध में चला रहे हैं। और इन पिछड़े वर्गों को, इनको धोखेबाजी की पता न चले, इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपके आदमी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब क्या चाहिए बोलो? 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बना देते हैं, हमारे लोग खुश हो गए, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा।
और सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी भी इतना उस्ताद, जो वादे किए ठीक उसके विरोध में काम किया और ईमानदारी से काम किया। विरोध में जो भी वादे किए ठीक उसके विरोध में काम किया। उन्होंने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, दिल्ली के लाल किले को गिरवी रख दिया 5 करोड़ में। 13 करोड़ आमदनी थी, 18 करोड़ आमदनी थी, 13 करोड़ पूंजीपति को मुफ्त में दे दिया। देश बिकने नहीं दूंगा, एयर इंडिया को गिरवी रख दिया। देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे अभी रिलायंस को दे रहा है। सेना के हवाई जहाज बनाने का काम रिलायंस को दे रहा है। देश बिकने नहीं दूंगा कहने वाला आदमी ने बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा महंगाई कम हो जाएगी 100 दिन में, 4 गुना बढ़ गई। कम हो गई कि बढ़ गई? 4 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया मिलेगा, तो नोटबंदी में जो था वो भी छीन लिया। बिल्कुल विरोध में ही काम किया है, आपको मालूम नहीं पड़ा है, बिल्कुल विरोध में। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है इस देश में। सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है। और 2 साल में छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियों के ऊपर 38,000 बलात्कार हुआ है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की। देखो 80 बार से लेकर उन्नाव से लेकर बिहार तक देखो। और महिला सुरक्षा के लिए कितना रखा? 5,000 करोड़ रुपया। और अमल कितना किया खर्च? केवल 2,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और 4.5 साल में गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपया। और किसानों को 2 गुना लागत मिलेगी। और किसानों ने मध्य प्रदेश में आंदोलन किया, गोलियों से भुना गया। दिल्ली की सड़कों पर लाठियों से पीटा गया। मैं तो खुलेआम कहता हूं, जो काम नरेंद्र मोदी ने किया, जो वादा किया, बिल्कुल विरोध में किया है। आप जो भी वादा करे समझ जाना इसका विरोध होगा, इसके विरोध में काम करेगा, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। काला धन आएगा विदेश से। क्या हुआ? काला धन को सफेद बनाने के कानून बन गए। या पढ़े लिखे लोग होंगे उनको मालूम होगा। 26 जून 2016 को अरुण जेटली ने कानून बनाया कि अगर आपके पास काला धन है तो आप 45% जमा करो, 55% की व्हाइट लेके जाओ। 100 करोड़ रुपया काला धन है तो सरकार को 45 करोड़ जमा करो, 55 करोड़ आप लेके जाओ, आपको पूछा नहीं जाएगा कहां से आया। ये ऐसा हो गया कि अगर कोई दरोगा चोर को पकड़े कि 10 लाख चोरी का है और चोर कहेगा हाँ साहब चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख जमा कर दे और 5 लाख अब तुम लेके जाओ, आज से तू चोर नहीं है, जा। सरकार ने कानून बना दिया। तारीख के साथ बता रहा हूं मैं, 26 जून 2016। और भारत के संविधान के तहत जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकती। विदेशी चंदा नहीं ले सकती क्योंकि फिर विदेशी कंपनियां एमएलए एमपी पैदा करेगी। लिया बीजेपी ने, लिया कांग्रेस ने, लिया केजरीवाल ने। अब क्या हुआ मालूम है? 18 मार्च 2018 को संसद में, पार्लियामेंट में बिल पारित हो गया कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने विदेशी चंदा लिया है उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी। कहां लिया, कितना लिया, कब लिया, कैसे लिया, जांच नहीं होगी। काला धन लिया उसको
उसकी जांच भी नहीं होना चाहिए, उसका कानून बना दिया 18 मार्च 2018 को। मालूम है क्या आपको? जो मैं बताऊंगा वो कोई मीडिया वाला बताने वाला नहीं है, कोई अखबार वाला छापने वाला भी नहीं है, खुलेआम कहता हूं। मीडिया और अखबार वाले छापने वाले भी नहीं है। अरे विकास के नाम पर वोट लिया था और 2014 में भारत पर कर्जा था 54,90,763 करोड़ का कर्जा था और 2018 में कर्जा हो गया 82,03,253 करोड़। 4.5 साल में 27,12,000 करोड़ रुपया देश के ऊपर विदेशी कर्जा हो गया। कौन सा विकास हुआ है?